स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रश्न को मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपको यकीन हो जाए कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में वाकई में फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कि प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था पीआरटी में, ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो आगे बढ़ के देख लेते हैं इसको फ्रेंड्स। यहाँ से जब इसको आप जो है कि ऊपर जाके थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे, मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी जो है कि किया हूँ। देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन प्रश्न हमारा क्या था, किसके जो है कि कार्यकाल में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था? तो देखिए, सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा विरोध किया, अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है कि देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आंसर की में भी आपको जो है कि दिखाने का यहाँ पर जो है कि प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका जो है कि, और ये फ्रेंड्स मैं हाईलाइट जो है कि किस क्लास की हिस्ट्री की ये बुक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास 10वीं की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री की ये बुक है, जो कि फ्रेंड्स इतिहास की दुनिया के नाम से आती है। ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टली फ्रेंड्स यहीं से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न से हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तमार विद्रोह, यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। तमार विद्रोह में छोटा नागपुर की किस जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था? क्या वो संथाल जो है कि जनजाति थी जिसने तमार विद्रोह में जमींदारों के खिलाफ शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था, या वो मुंडा जनजाति थी, या उरांव जनजाति थी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो उरांव जनजाति थी जो तमार विद्रोह में जो है कि छोटा नागपुर में जो है कि जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन की थी। तो वो उरांव जनजाति थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। ये आपकी जो है कि फ्रेंड्स इतिहास की दुनिया, ये देखिए इतिहास की दुनिया 1, यानी कि ये क्लास 9th की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तमार विद्रोह, देखिए सन 1789 में छोटा नागपुर के उरांव, यहाँ पर देखिए उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ से देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है हिस्ट्री में, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और हमें ये जो है कि इसी जनजाति से संबंधित लगा था। तो फ्रेंड्स मैं इसको दिखाने का भी यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? क्या वो संथाल जनजाति थी जो कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, या उरांव जनजाति, या चेर जनजाति, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बिहार की वो उरांव जनजाति थी जिसने जो है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं उस प्रश्न को भी यहाँ पे दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो है कि टीआरई 1 पीआरटी 1 to 5 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर बिलीव नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि वाकई में ये प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि उसमें ढूंढ लीजिएगा,
थोड़ा सा अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ से आपको TRE 1, ठीक है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PRT के जो है कि क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे वहाँ से फाइनल आंसर की के साथ में। तो वहाँ से आप जो है कि जाइएगा TRE 1 वाले क्वेश्चंस पेपर में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसमें TRE 1 का क्वेश्चंस पेपर खोलिएगा और डायरेक्ट फ्रेंड्स आप जो है कि 64 नंबर के प्रश्न की तरफ जाइएगा। वहाँ से आपको ये प्रश्न मिलेगा कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स वो जो है कि आपकी उरांव जनजाति थी, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर था, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं जो है कि आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से ये सबसे पहले ये कौन से नंबर का प्रश्न था, तो देखिए ये जो है कि आपका 64 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। यहाँ से ये 64 नंबर का प्रश्न था और ये जो है कि सेट ए से उठाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 64 नंबर पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से 64 का राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स उरांव जनजाति कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 3 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। ये भी फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण विद्रोह है और ये भी आपके क्लास 9th में बिहार SCRT हिस्ट्री में ये दिया गया है, ठीक है। तो निम्न में से कौन पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है, क्या वो शिरोमणि या जतरा भगत या तिलका मांझी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तिलका मांझी थे, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित जो है कि ये तिलका मांझी थे। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तिलका मांझी के बारे में आपके जो है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है क्लास 9th के बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक में। देखिए तिलका मांझी का यहाँ पे चित्र बनाया गया है और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए पहाड़िया विद्रोह, देखिए फ्रेंड्स इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़िया के क्षेत्र में था, ठीक है। इस विद्रोह का नेता कौन था, तिलका मांझी था। अब देखिए फ्रेंड्स तिलका मांझी क्यों प्रसिद्ध हैं, इनका जिक्र जो है कि बिहार SCRT की बुक में क्यों किया गया है। तो देखिए यहाँ से भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया था, कौन, तो तिलका मांझी। और इसी के जो है कि ये देखिए प्रहार करने के जो है कि आरोप में ही देखिए हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजों विरोधी नीति के कारण जो है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन जो है कि अवश्य किया। देखिए तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उसे फांसी दी गई थी, यानी कि जिस जगह पर तिलका मांझी जी को फांसी दी गई थी, आज वह तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि भागलपुर में स्थित है, ठीक है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं प्रश्न बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स मिन कैम्फ किसकी रचना है, मिन कैम्फ फ्रेंड्स किसकी रचना है, देखिए स्ट्रेसमैन की है या हिंडेनबर्ग की है या एडोल्फ हिटलर की है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो मिन कैम्फ है, ये मिन कैम्फ फ्रेंड्स किसकी रचना है, तो एडोल्फ हिटलर की ये रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपकी क्लास 9th की बिहार SCRT की हिस्ट्री की बुक है और इसमें देखिए यहाँ से देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही गहन तरीके से इसमें दी गई हैं और यहीं से जो है कि प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए हिटलर को जो है कि बंदी बना लिया गया था और यहाँ से देखिए जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मिन कैम्फ की रचना की थी। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से
यहाँ से देख लेते हैं कौन से नंबर का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दी गई हैं, हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। जो चीज़ें आपके बुक्स में दी गई हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, हम लोगों को फ्रेंड्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? क्या वो धारा 342 है, या जो है कि धारा 356 है, या जो है कि धारा 352 है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि धारा 342 है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आप जो है कि देखिए परिणाम परिणाम स्वरूप सन 1935 में जो है कि देखिए यहाँ से देखिए तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजाति को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, आपको अगर यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको जो है कि यहाँ पे फ्रेंड्स अचंभित नहीं होना है। देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पता है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और यहीं पे आप सबसे पहले कमेंट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स मैं तो आगे प्रश्न का आंसर जो है कि बताने ही वाला हूँ। देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से फ्रेंड्स ये क्या था? एक नाविक था, ठीक है। गैरीबाल्डी क्या था? ये पेशे से एक जो है कि नाविक था, ठीक है। तो नाविक जो है कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में क्लास 10th में हिस्ट्री में दिया गया है। बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री की बुक में देखिए गैरीबाल्डी, देखिए गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया था, ठीक है। तो ये देखिए आपकी बिहार एससीईआरटी की बुक में गैरीबाल्डी का चित्र बनाकर यहाँ पे दिया गया है इनके बारे में। तो प्रश्न ये जो है कि बन सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या है? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? देखिए, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। और दास कैपिटल फ्रेंड्स ये जो है कि किसकी रचना है और इसकी जो है कि रचना कब की गई थी, ठीक है। तो क्या लेनिन 1877, या कार्ल मार्क्स 1867, या स्टालिन 1921, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो दास कैपिटल है ये जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि 1867 में जो है कि इसकी रचना की गई थी। किस पुस्तक की? तो दास कैपिटल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी जो है कि रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे इसके बारे में। देखिए, यहाँ से कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से देखिए मैं उस चीज़ को चूँकि हाईलाइट भी कर दिया हूँ। देखिए, मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल, देखिए दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी यहाँ पे देखिए मैं इम्पोर्टेंट लिखा हूँ। तो मार्क्स की सिद्धांत देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ये जो है कि मार्क्स के सिद्धांत थे। और ऐतिहासिक भौतिकवाद,
तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न 6 ऐतिहासिक चरण हैं। देखिए आदिम साम्यवादी युग, दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग एवं साम्यवादी युग। तो ये आप जो है कि इनको एक नज़र में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए निम्न में से किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल प्रश्न, अब आपकी कोई भी एग्ज़ाम में जो है कि आपका जो है कि हार्ड लेवल के प्रश्न, देखिए प्रश्न वही रहता है, ठीक है, उसी के आसपास रहता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न उसी को जो है कि घुमाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता था कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्टली आपको याद रहता 1 मई, आप जो है कि टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन देखिए इस प्रश्न को कैसे जो है कि आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है, लपेटा गया, देखिए, और आप फंस भी सकते हैं। देखिए निम्न में से किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। क्या वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ था जिसमें जो है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था, इसी में फ्रेंड्स जो है कि यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह निर्णय लिया गया था कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उससे आगे और पीछे की जानकारी यहाँ पे लेंगे। देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, देखिए फ्रेंड्स विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के तेजी से फैलने का द्योतक है, ठीक है। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, देखिए इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया जाना भी तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया, ठीक है। और तब से 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। जब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है, जो कि आपके बिहार SCRT की बुक में हिस्ट्री में क्लास 10th में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था? यानी कि महिला दिवस आपको पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये प्रश्न जो है कि पुराना हो चुका है। अब इसी प्रश्न को जो है कि घुमाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए कितना घुमाएगा, या तो एक स्टेप आगे बढ़ाएगा या तो एक स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था, यानी कि कब घोषित किया गया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष, ठीक है। क्या वो 1973 में घोषित किया गया था, या 1974, या 1975, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए 1975 में जो है कि ये घोषित किया गया था कि 8 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 8 मार्च, ठीक है, यहाँ से 8 मार्च को 1975 में ये घोषणा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि आपको ये पता चल गया कि 8 मार्च को जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये जो है कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में की गई थी, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए
यहाँ से देखिए 7 मार्च 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूर ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। ठीक है, ये जो है कि महिलाएं जो 8 मार्च को कपड़े की मिलों की जो मिल मजदूर थी महिलाएं, वो जो है कि रोटी मांग का जो है कि हड़ताल करते हुए नेतृत्व की थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, इसी के उपलक्ष्य में देखिए सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो घेर के बढ़िया तरीके से दिया गया है क्लास 10th के बिहार एससीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए निम्न में से किसने लाल सैन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। निम्न में से किसने लाल सेना का गठन किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके बिहार एससीईआरटी क्लास 10th में दिया गया है। और निम्न में से किसने लाल सेना का गठन किया था? ठीक है, तो लाल सेना का गठन फ्रेंड्स देखिए क्या स्टालिन के द्वारा किया गया, या ट्राटस्की या लेनिन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ट्राटस्की के द्वारा जो है कि किया गया था लाल सेना का गठन। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया था। तो ये ट्राटस्की के नेतृत्व में जो है कि एक विशाल सेना, लाल सेना के नाम से जो प्रसिद्ध थी, उसका जो है कि गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करते हुए साथ ही वेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए एवं हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया था। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये है आपकी ट्रस्ट की, जो कि आपके क्लास 10th की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री में इनका चित्र भी बनाकर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस फ्रेंड्स ये जो है कि किसकी रचना है? क्या टॉल्स्टॉय की, या कार्ल मार्क्स की, या एंजेल्स की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वार एंड पीस फ्रेंड्स ये जो है कि टॉल्स्टॉय की ये जो है कि प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए लियो टॉल्स्टॉय, ये फुल नाम है इनका, लियो टॉल्स्टॉय। रचना वार एंड पीस दोस्तों उसकी तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। ठीक है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। ठीक है, यहाँ से इसको भी आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इसके जो है कि अतिरिक्त 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाती थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये भी महत्वपूर्ण है, आप जो है कि यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम कौन सा है? ये भी बहुत से एग्जाम में प्रश्न बना है और बन भी सकता है, आगे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम कौन सा है? ठीक है, क्या पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, या पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, डच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम क्या है? तो इसको फ्रेंड्स देखिए मैं अंग्रेजी लेटर्स में इसको यहाँ पे याद करता हूँ खुद। देखिए PSD, फिर उसके बाद ई, ठीक है, फिर उसके बाद यफ। देखिए पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, और फिर उसके बाद यस से स्पेन हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, और ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में भी इनका
जिक्र किया गया है। देखिए, पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। देखिए, 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था। कौन? पुर्तगाली। और सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद देखिए स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, ये जो है कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन का सही क्रम है। ठीक है, और इसमें देखिए घेर कर क्या दिया गया है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद देखिए पुर्तगाली के बाद स्पेन है, इसको स्पेन को छोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद डच, इंग्लैंड और फ्रांस। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रश्न को बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? ये जो है कि आपको मैं नीचे एक प्रश्न दिखाऊंगा इसी से संबंधित, जो कि TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पारित हुआ, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड रिपन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ये जो है कि आपके लॉर्ड लीटन, ठीक है, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है कि पारित किया गया था। आप याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन देखिए कहाँ पर है, तो लॉर्ड लीटन आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ये जो है कि लॉर्ड लीटन वायसराय था, उसके कार्यकाल में जो है कि पारित किया गया था। और इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपने बुक्स में। तो देखिए, सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। देखिए यहाँ से 1779 में आर्म एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सशस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया गया था। यानी कि आप जो है कि अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी हो गया था। 1879 में एक आया था एक्ट, आर्म एक्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से मैं कलर को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे और दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, 1883 में इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। ठीक है, और यहाँ से आप जो है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ से 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। देखिए, सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। देखिए, सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिक के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया कि इसके प्रशासनिक सुविधा होगी। ठीक है, और देखिए आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा था। और ये रद्द जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। अभी मैं जो है कि आपको नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सन 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो है कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से सबसे पहले ये कौन सा प्रश्न था? तो TRE 3.0 री एग्जाम PRT देखिए 47 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से 47 में जब आप जाइएगा, तो मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए 47 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से ऑप्शन नंबर C में क्या है? लॉर्ड इरविन है। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से कौन सा नंबर का प्रश्न है? 14 नंबर का प्रश्न है। बंगाल के विभाजन को किस कार्यकाल में वापस लिया गया था? अभी मैं आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ से अभी आपको ऊपर यहाँ से दिखाया गया था कि यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर अगर आप जाएंगे, तो देखिए यहाँ से देखिए 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे
रद्द करना पड़ा था। किसको रद्द करना पड़ा था? ये जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था सांप्रदायिकता के आधार पर, इसी को जो है कि वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया था। कब? 1911 में। अब आपका प्रश्न यहाँ पे क्या बना है? अब आपका ये प्रश्न बना है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। और किया कौन था? कर्जन। ठीक है, इसको बंगाल का विभाजन कर्जन किया था और इसको वापस कौन लिया था? तो वापस जो है कि ये लिया था हार्डिंग। ठीक है, तो हार्डिंग को आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया भी गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। और देखिए ये जो बंगाल विभाजन कर्जन किया था, सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। तो ये मैं पहले ही बता दिया था आपको। और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिला। इस तरह आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। ठीक है, तो इसका सम्मेलन ढाका में हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग जो बना था, इसका जो है कि सम्मेलन ढाका में हुआ था। और यहाँ से 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया, जहाँ इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था? अभी मैं बताया था, ये आपका जो है कि पूछा गया था TRE 3.0 री एग्जाम PRT में, बंगाल के विभाजन को तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में ये जो है कि रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, क्या वो बम्बई में 1917 में भारत का पहला जूट मिल शहर स्थापित किया गया, या दिल्ली या गुजरात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 1917 में भारत में पहला जूट मिल शहर जो है कि किसको घोषित किया गया था? तो बंगाल को घोषित किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से कोलकाता को। ठीक है, यहाँ से कोलकाता को घोषित किया गया था। कोलकाता आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए क्लास 10th में ही बिहार SCRT हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए, सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो काम आएगा। में से किस धर्म के साथ बिरसा मुंडा समय बिताया और प्रचार प्रसार किया? यानी कि उस धर्म को हमें बताना है जिस धर्म के साथ जो है कि बिरसा मुंडा समय बिताया था, उस धर्म के साथ, और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। क्या वो फ्रेंड्स बिरसाई धर्म था, या जाति धर्म था, या वैष्णव धर्म था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा फ्रेंड्स वैष्णव धर्म के साथ जो है कि समय बिताया था। और वैष्णव धर्म के जो है कि प्रचार प्रसार में जो है कि बिरसा मुंडा का हाथ था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये चीज़ें आपके जो है कि NCERT बुक में दी गई हैं और SCERT बिहार के SCERT बुक में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं, बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया था। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। और वैष्णव धर्म फ्रेंड्स ये होता क्या है, किससे संबंधित था? तो देखिए फ्रेंड्स, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। ये आपके जो है कि NCERT बुक में दिया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपकी क्लास 8वीं की NCERT हिस्ट्री की बुक है, उसी में से जो है कि ये प्रश्न आपका
बनाया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल आपको जो है कि 15 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री के आपको जो है कि यहाँ से देखिए दो दो नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, लहू लुहान मेरे कंधे, लहू लुहान मेरे कंधे, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि दिख रहा होगा, लहू लुहान मेरे कंधे किन आदिवासी समुदाय के गीतों में से एक था जो उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। यानी कि फ्रेंड्स ये लहूलुहान मेरे कंधे ये एक आदिवासी समुदाय का गीत था जो उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। ये जो है कि किस जो है कि आदिवासी समुदाय का गीत था, ये जो है कि आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या वो फ्रेंड्स संथाल आदिवासी थे, या मुंडा आदिवासी, या कोयला खान के मजदूर द्वारा ये गीत जो है कि गाया जाता था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि मुंडा आदिवासियों का एक गीत था, जिसमें फ्रेंड्स ये गीत क्या था, लहू लुहान मेरे कंधे। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मुंडा आदिवासी इस गीत में अपने जो है कि संघर्षों और कष्टों को गाते थे। ठीक है, और ये गीत जो है कि आदिवासी समुदाय के जो मुंडा आदिवासी थे उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, इसी आधार पर फ्रेंड्स आपके बिहार SCERT से और NCERT से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार और बता दें, हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ये ख़ास तौर से 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग 6 से 10 तक की NCERT और SCERT बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि 9 to 10th 11 12 TGT PGT सभी में प्रश्न इससे आपका फंस सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से 100% आपको जो है कि लगभग 80% प्रश्न जो है कि आपके 1 to 5 और 6 to 8 में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा आपको, देखिए लहू लुहान मेरे कंधे, मुंडा आदिवासियों के गीतों में से उनके कष्ट झलकते थे, ये गीत था। ठीक है, और ये इस जो है कि गीत को गाते थे और अपने जो है कि कष्टों को सुनाते थे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। यानी कि फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसके असफलता के कारण क्या थे, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, क्या अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, या विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, या समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर जो सी है उपर्युक्त सभी, और जो है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है कि 1857 की असफलता का इनमें से कोई भी कारण नहीं है जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि हमने ये प्रश्न जो है कि क्यों यहाँ पर जो है कि टाइप किया। तो फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आप एक बार देखने का प्रयास करिए। देखिए फ्रेंड्स ये 69वीं BPSC प्री 2023 में, यानी कि फ्रेंड्स जो BPSC का मेन एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें जो है कि ये अभी हाल ही में 69वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को बताया गया है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कारण क्या क्या थे। तो देखिए फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। ठीक है, और किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था।
और यहाँ से और भी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगठित विचारधारा, राजनीतिक परिश्रेप्य परिक्षेप्य और या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि अभी हाल ही में बीपीएससी प्री 69वीं में ये प्रश्न जो है कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे 4 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनसे जो है कि हर बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे जो है कि हर बार 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। 6 to 8 में तो इससे जो है कि 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। क्या 1 नवंबर 1857 को, या 27 मार्च 1858 को, या 27 नवंबर 1857 को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा तिथि थी ये जो है कि जारी की गई थी फ्रेंड्स 1 नवंबर 1858 को। कब? तो 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक भारत मंत्री सचिव या 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। क्या वो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक थे जिनके द्वारा फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, या बिपिन चंद्र पाल थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 1857 के विद्रोह को जो है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है कि वीडी सावरकर के द्वारा जो है कि वर्णित किया गया था। ठीक है, कौन? वीडी सावरकर। ध्यान से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडी सावरकर फ्रेंड्स आपके जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रश्न की बात करेंगे। तो ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो ये 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10th में 8/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए यहाँ से वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए थे। इस जो है कि पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि 26 अगस्त 2023 को 9 to 10th में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था। तो ये जो नील विद्रोह था फ्रेंड्स, ये जो है कि किसके बारे में था? क्या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती कार्रवाई जो है कि करवाई जा रही थी? रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था? या ऑप्शन नंबर सी क्या है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी?
ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो नील विद्रोह था इसका जो है कि रीजन यही था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, कि यानी कि इसमें जो है कि मनमानी किया जा रहा था। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो रैयत थे ये नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो यही कारण था। और ये प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका कहाँ पर पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था बीपीएससी में। ठीक है, देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप जो है कि देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। यानी कि ये कथन फ्रेंड्स किसका है, ये जो है कि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। कथन क्या है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। क्या वो झांसी की रानी कही थी, या अमर सिंह, या जनरल लॉयड के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि वीर कुंवर सिंह, ये जो है कि कुंवर सिंह का कथन था। ठीक है, यहाँ पर कुंवर सिंह का ये कथन था, जो कि 1857 की क्रांति से जो है कि बिहार के जगदीशपुर से जुड़े थे। ठीक है, और ये जो है कि उन्हीं का कथन था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसी में नहीं है कुंवर सिंह, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि थोड़ा सा नीचे आप जो है कि देखेंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, कुंवर सिंह। यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और फ्रेंड्स ये जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, इसका भी एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी ही लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखिए ये कथन जब कहे थे वीर कुंवर सिंह, तो यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। तो ये भी जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है कि 1857 की क्रांति का दमन किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। यानी कि नील विद्रोह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नील विद्रोह के नेता कौन कौन थे ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या बुद्धू भगत और झिंडारी मोनाक थे, या दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे, या बिरसा मुंडा और गया मुंडा थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ये जो है कि नील विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात करेंगे कि ये भी प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये सेम प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर था। और देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई का एग्ज़ाम अभी लगभग एक साल या 2 साल से ही हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके जो है कि उसमें बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था। देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था,
1763 से 1800 तक, और संथाल विद्रोह जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था 1855 और 56 में। और बात करेंगे पावना विद्रोह की तो 1873 से 76 में हुआ था। और नील विद्रोह की बात करेंगे तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ से इन्हीं के बारे में जो है कि पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप जो है कि एक बार और देख लीजिए, और इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि एक बार देख पा रहे होंगे, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि नील दर्पण जो है कि किसका नाटक है, तो दीनबंधु मित्र का है। ठीक है, और हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा हरीशचंद्र मुखर्जी थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, ये आप जानते होंगे, और आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स वो नील विद्रोह है जिसका जो है कि आनंद मठ में उल्लेख किया गया है, या पागलपंथी विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह का जो है कि उल्लेख किया गया है। कौन? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और फ्रेंड्स देखिए, सन्यासी विद्रोह आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया था, तो ये प्रश्न जो है कि आपका अभी हाल ही में देखिए 2023 में बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 वाले एग्जाम में पूछा गया था 8/12/2023 को। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बना था, और ये अब देखिए ये 11 to 12 वाले में भी ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, तो बार बार फ्रेंड्स प्रश्न ये सारे आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न जो है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ये आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। आपने अगर TRE 3 जो है कि दिया होगा। ठीक है, तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन जो है कि किया गया था, तो 1882 में जो है कि आनंद मठ का प्रकाशन किया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर था। और ये आपके जो है कि PYQ है TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के 6 to 8 के और 1 to 5 के PRT के सभी क्वेश्चंस पेपर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड हैं, वहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, जाके देख लेंगे डाउनलोड करके अगर आपके पास नहीं है तो। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी फ्रेंड्स वो अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना की थी या इनको करना पड़ा था। क्या वो हैवलॉक था, या जेम्स आउटरम था, या W टेलर था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है कि ह्यूरोज नाम का एक अंग्रेज था। ठीक है, ह्यूरोज, और इसको ह्यूज रोज भी बोलते हैं। और ह्यूरोज नाम का ये अंग्रेज था, इनका जो है कि इसका जो है कि सामना रानी लक्ष्मीबाई को करना पड़ा था। ठीक है, तो ह्यूरोज आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये MPPCS प्री 1992 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया। देखिए MPPCS प्री 1992 में देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो वो हीरोज था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। और झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बिहार का श्री गणेश हुआ, मतलब विद्रोह का श्री गणेश हुआ 1857 की क्रांति का झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। और देखिए झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ में जो है कि अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये कथन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है कि एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अभी मैंने जो है कि आपको ऊपर दिखाया था। देखिए यहाँ से अभी मैंने दिखाया था। यहाँ से देखिए यहाँ से ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो कौन कहा था? तो ये कथन फ्रेंड्स जब रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से अंतिम समय में लड़ते हुए जो है कि वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये ह्यूरोज था। और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया? देखिए TRE 1.0 यानी कि TRE 1 में जो है कि PRT 125 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से आगे बढ़ के देख लेते हैं। देखिए बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए ये नील दर्पण जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? क्या महात्मा गांधी के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या दीनबंधु मित्र के द्वारा, या जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो दीनबंधु मित्र का जो है कि नाटक था। कौन? नील दर्पण, जिसमें फ्रेंड्स बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इस प्रश्न को। तो देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है? तो हेड मास्टर में। देखिए स्कूल टीचर हेड मास्टर 10/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि आपका TRE के एग्जाम में ही ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपको सी भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदू पैट्रियाट, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे की विशेष भूमिका रही थी। और नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र के द्वारा अपने नाटक नील दर्पण में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए यहाँ से भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यानी कि ये जो है कि फ्रेंड्स भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी, ये भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या नवंबर 1856 में, या दिसंबर 1856 में, या फरवरी 1857 में? तो फ्रेंड्स ये देखिए दिसंबर 1856 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर के महीने में 1856 में जो है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को जो है कि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। और देखिए ये भी प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया है? तो देखिए 47वीं BPSC प्री 2005 में।
देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यहाँ पे बी देखिए देखिए दिसंबर 1856 में, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैं हाईलाइट भी किया हूँ, देखिए दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका जो है कि यहाँ पे देखिए इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, ठीक है। और सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है कि क्या था। तो ये था फ्रेंड्स कि ये जो है कि सैनिकों को ये जो है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही जो है कि तत्कालिक कारण था। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बैटिंग या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड्स कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में, यूपी पीसीएस 1990 में, यूपी पीसीएस प्री 2012 में, और यूपी आरओ एआरओ मेंस में 2013 में। सभी बड़े बड़े एग्जाम हैं और इसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 तक था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला कौन था? वायसराय था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि इनमें से जो है कि किन ब्रिटिश अधिकारियों की लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या वो जनरल जॉन निकलसन था, या जनरल नील था, या मेजर जनरल हैवलॉक था, या सर हेनरी लॉरेंस था? अब ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1, 2 और 3, और यहाँ से 1, 3 और 4, और 2 और 3, 2, 3 और 4, और उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। यानी कि फ्रेंड्स जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जेनरी लॉरेंस, इनकी जो है कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, ठीक है। तो ये जो है कि आप इसको ध्यान देंगे, कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी। और ये जनरल जॉन जो निकलसन था, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? तो दिल्ली में। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है? तो यूपी पीसीएस प्री 2008 में। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। यानी कि फ्रेंड्स जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जेनरी लॉरेंस, यानी कि नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों को मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसकी जो है कि आपकी दिल्ली में हो गई थी, ठीक है। अब इसको जो है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 सितंबर, यहाँ से 14 सितंबर 1858 को अंग्रेजों द्वारा
दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर सर यहाँ पे देखिए जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में। और यहाँ से लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में। तो ये जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है कि काम आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन कहा था? ठीक है, क्या वो बी डी सावरकर थे, या एस एन सेन थे, या आर सी मजूमदार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये कथन जो है कि आपके बी डी सावरकर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये बी डी सावरकर का था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि कथन किसका है? आर सी मजूमदार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आर सी मजूमदार का कथन था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति को ये क्या कहे थे कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो है कि कथन आर सी मजूमदार का था। यहाँ से आप जो है कि इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए आर सी मजूमदार से। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अब बताइए फ्रेंड्स, ये मेंस में पूछा गया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है? देखिए, आर सी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपोय इम्यूनिटी एंड द रिपब्लिकन ऑफ 1857 को, ये पुस्तक का नाम है, को स्वतंत्रता रूप से 1957 में प्रकाशित किया था। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो है कि कथन बी डी सावरकर और ये जो है कि आर सी मजूमदार ये कहे थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर कब लटका दिया गया था? क्या 8 अप्रैल 1857 में, या 28 दिसंबर 1857 में, या 9 मई 1857 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी जो है कि कब दी गई थी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, इनको फांसी क्यों दी गई थी? तो ये जो है कि अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में ये पकड़े गए थे, और जो है कि इन पे आरोप था कि ये अफसरों पर हमला किए थे, और इसी के आरोप में जो है कि इनको फांसी पर लटका दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, तो मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपके क्लास 8वीं की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है हिस्ट्री में। देखिए, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये तिथि भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि आपका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में मंगल पांडे की जो है कि चित्र बनाकर देखिए यहाँ से दिया गया है, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनाया गया था। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये जो है कि आपके बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है हिस्ट्री में। ठीक है, तो निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? क्या फ्रेंड्स देवपाल था, या धर्मपाल, या महिपाल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण फ्रेंड्स धर्मपाल के द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका
ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं हाईलाइट भी जो है कि किया हूँ। यहाँ से देखिएगा, देखिए धर्मपाल ने जो है कि आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब फ्रेंड्स इससे एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो देखिए पाल वंश के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए भारत जो है कि भारत के बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जिसका चयन जो है कि स्वयं वहाँ की जनता ने किया था। देखिए गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ से था। और यहाँ से देखिए संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी? ये फ्रेंड्स आपके देखिए बिहार एससीईआरटी की बुक में जो है कि हिस्ट्री में ये जो है कि आपका दिया गया है। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब की गई थी? क्या फ्रेंड्स 1928 में या 1926 में या 1927 में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1927 में फ्रेंड्स FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए यहाँ से 1920 के दशक से ही GD बिड़ला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है, क्लास जो है कि आपके 7th में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए प्रश्न अगर आपको ये नहीं पता कि प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 4.0 भी जो है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है कि हमारे चैनल पे वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया गया है। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि मुझे कमेंट आए थे पिछले 3-4 क्लासों में कि फ्रेंड्स जो है कि आपको बिहार में जो है कि डोमिसाइल लग जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। ठीक है, और आपने TRE 1 में देखा था कि TRE 1 में फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग फॉर्म भर रहे थे, लेकिन बिहार में जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि आपके DLED के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाद में जो है कि 15 या 20 दिन के बाद में जो है कि अदर स्टेट को जो है कि फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अभी भी कंफ्यूज मत होइए। TRE 4.0 में शिक्षक भर्ती में जो है कि उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स अभी से हताश हो जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं तो देखिए फ्रेंड्स जो है कि तैयारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप जो है कि लगे रहिए, बाद में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं उस पर आप जो है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही गौर किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही कम जो है कि चांस है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है कि DLED के स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक
बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी। तो ये जो है कि आपके बिहार सीईआरटी हिस्ट्री में दिया गया है। बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी। क्या 1862 में, या जो है कि 1860 में, या 1901 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 1860 में जो है कि बंगाली नाटक जो था ये नील दर्पण, ये जो है कि ये जो है कि बिना लेखक के नाम से छापी गई थी। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, निम्न में से किसने बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी कि ये प्रसिद्ध पुस्तक है नील दर्पण, ये बंगाली नाटक है नील दर्पण। और नील दर्पण पुस्तक जो थी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। क्या दीनबंधु मित्र के द्वारा, या गुल्लक चौधरी के द्वारा, या माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि बंगाली नाटक नील दर्पण का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे, देखिए आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए नील दर्पण, और इसको घेर के बढ़िया तरीके से दिया गया है बिहार एससीईआरटी की बुक में। देखिए, नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना न पड़े। कब? 1860 में। और यही प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। एक प्रश्न यहाँ से और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। देखिए, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकेल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि किया गया था। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप से सामने आई थी। ठीक है, और देखिए, एक नील किसान गुल्लक चौधरी जो नाटक का पात्र था अपने साथी किसान से क्या कहता है, यहाँ पर आप जो है कि इसको भी देख लीजिए कि मैं अब नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूँगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपने जो है कि देखा था। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, बिहार में नील की खेती किन तरीकों से की जाती थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या जिरात, या असामी बार, या तीन कठिया, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर सबसे पहले क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे जिरात, असामी बार और तीन कठिया, ये तीनों तरीके से जो है कि बिहार में नील की खेती की जाती थी। अब यहाँ से आपका जो है कि कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए, बिहार में नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी, जिरात और असामी बार। और यहाँ से देखिए, तीन कठिया पद्धति प्रणाली इसके अंतर्गत चंपारण में जो है कि प्रचलित थी। तो चंपारण में कौन थी? ये नील की खेती तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी, और जो है कि बिहार में और जिरात और आसामी बार। तो यहाँ से जो है कि यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कब अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था। यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा ये जो है कि वन अधिनियम कब बनाया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। क्या 1864 में, या 1865 में, या 1872 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1865 में अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था। कब? 1865 में। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, स्लीपर लकड़ी का तख्ता जिसके
ऊपर रेल की पटरी बिछाई जाती थी। आपने देखा होगा अंग्रेजों के ज़माने में फ्रेंड्स रेल की पटरियों में जो है कि लकड़ी के जो है कि तख्ते लगे होते, अब वो जो है कि कंक्रीट के लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो जो है कि लकड़ी के में जो है कि जंगलों में पेड़ पौधों में जो है कि बहुत ही हानि होने लगी थी। तो देखिए वन विभाग बना। देखिए तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। 1864 में वन विभाग की स्थापना और 1865 में वन अधिनियम भी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस आदिवासी क्रांतिकारी की मृत्यु सन 1900 में हैजा रोग से हुई थी? यानी कि जो है कि इनमें से जो है कि कौन सा वो आदिवासी क्रांतिकारी था जिसकी मृत्यु 1900 में हुई थी? किसके कारण? तो हैजा रोग के कारण हुई थी। क्या वो अली मुसलियार था, या तिरुत सिंह था, या बिरसा मुंडा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो बिरसा मुंडा था जिसकी मृत्यु हैजा रोग के कारण हुई थी। और कब हुई थी? तो सन 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो देखिए आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है चित्र बनाकर। देखिए यहाँ से 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? ईसाई मिशनरियों पर किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून सन 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कि आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1908 में। इसके द्वारा जनजाति क्षेत्र की भूमि पर गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? यहाँ से फ्रेंड्स देखिए गिंडालियू क्या थी? तो एक रानी थी। ठीक है, और बिहार एससीईआरटी बुक में जो है कि इनका जिक्र भी किया गया है। देखिए गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? क्या वो असहयोग आंदोलन था, या खेड़ा आंदोलन था, या जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। यहाँ से देखिए ये हैं आपकी कौन? तो रानी गिंडालियो। देखिए यहाँ से साफ तौर पे जो है कि यहीं से मैं जो है कि प्रश्न को बनाया था। देखिए गिंडालियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही थी। कौन? तो रानी गिंडालियो। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बिहार एससीईआरटी की हिस्ट्री में ये जो है कि दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यापारी ने 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया था? यानी कि जो 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था वो किस व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था? ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वो कावस जी नानाजी दाभार थे, या फिलाडेल्फिया, या फ्लैश लुइल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये कावसजी नानाजी दाभार जो थे, ये जो है कि 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किए थे। इनके अन्य सहयोगी भी थे लेकिन मुख्य नाम इनका ही था। ये देखिए बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री के बुक में क्या दिया गया है, तो यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए सन 1854 में बम्बई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया था। कौन से व्यापारी थे, तो पारसी व्यापारी थे। यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी। तो जो फ्रेंड्स जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था AITUC, उसकी स्थापना कब की गई थी। क्या 1818 में, या 1947 में, या 1938 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना सन 1920 में की गई थी। ठीक है, कब, तो सन 1920 में, जो कि 1920 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना आई थी। ठीक है, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स TRE 1 हो, TRE 2 हो, या TRE 3 हो, 1857 की क्रांति से एक या दो प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 का जो है कि एग्ज़ाम हो, वो या 6 to 8 का, या 9 to 10, 11 12 TGT PGT, सभी में फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से जो है कि किसने किया था। क्या वो अजीमुल्ला थे, या खान बहादुर खान थे, या नाना साहब और तात्या टोपे थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से जो है कि 1857 की क्रांति से नेतृत्व किए थे। कौन फ्रेंड्स, तो मौलवी लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली थे। ध्यान से जो है कि आप देखिएगा, और अभी जो है कि इसको दिखाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उपर्युक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए ये आपके जो है कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए जो मैं प्रश्न बनाया था सिर्फ उसी को हाईलाइट किया हूँ। देखिए लियाकत अली 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो है कि नेतृत्व किए थे। बनारस के जो है कि विद्रोह में भी इनका जो है कि योगदान रहा था। ठीक है, और देखिए बिहार से जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह थे। खान बहादुर खान कहाँ थे, बरेली से। मौलवी अहमद उल्ला ये फैज़ाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से थे, फतेहपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे झांसी एवं ग्वालियर से। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से। नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से। और बहादुर शाह जफ़र एवं जफ़र बख्त खान ये जो है कि ये दिल्ली से थे। ठीक है, और इनके विरुद्ध जो है कि ब्रिटिश नायक कौन था, तो ये जो है कि देखिए जैसे यहाँ से लियाकत अली के बारे में देख लेते हैं, तो इनके विरुद्ध जो है कि कर्नल नील जो है कि लड़ाई किया था। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक नज़र इसको जो है कि देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौलवी विलायत अली किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मौलवी विलायत अली थे ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्या वो रामोसी आंदोलन था, या कुंजा क्रांति, या आदिवासी आंदोलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स मौलवी विलायत अली थे ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहावी
आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र कहाँ था, तो फ्रेंड्स पटना था। ये जो है कि आपके TRA 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह और बिहार। देखिए फ्रेंड्स इसी में जो है कि दिया गया है, यहाँ से आप जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली एवं इनायत अली थे। ये आपस में जो है कि सहोदर भाई थे। और यहाँ से और भी जो है कि बहावी आंदोलन के नेता में किनका नाम है, देखिए मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह एवं वजाउल हक, जो अंग्रेजों ने धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो है कि बहावी आंदोलन के नेता थे। और बहावी आंदोलन देखिए इनके बारे में दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था। ये जो है कि पूना समझौता TRA 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था। ठीक है, तो पूना समझौता फ्रेंड्स ये जो है कि आपका 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब, 1932 में। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिया गया है 1924 में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ था। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन जो है कि कब हुआ था, 1924 में। और यहाँ पे देखिए पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में लागू हुआ था। 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में की गई थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा। देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। ये भी प्रश्न जो है कि आपके बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए NCERT और SCRT दोनों बुक्स में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, क्या 1929 में, या 1932 में, या 1933 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम फ्रेंड्स ये जो है कि 1929 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये पहले उम्र क्या थी, लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से लड़के की उम्र जो है कि 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है कि 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए बिहार SCRT की बुक में ये भी दिया गया है घेर के, इन्हें भी जाने। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार किया गया था। और देखिए 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये बिहार में दिया गया है, क्योंकि बिहार देखिए जो बिहार SCRT पढ़ने का मतलब यही है कि उसमें आपके बिहार के भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे SCRT बुक में क्या दिया गया है, बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बिहार में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के किस जिला अधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि फ्रेंड्स बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था,
होने के अगले दिन ही पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था? क्या वो WG आर्चर था, या CN कस्तूरिया, या कमल हसन पिंडारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो जो है कि जिला अधिकारी कौन था? तो WG आर्चर था। ठीक है, ये जो है कि बिहार में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके अगले दिन ही पटना का ये जिला अधिकारी था WG आर्चर, जिसने जो है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से बिहार में भारत छोड़ो, ठीक है, देखिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न